नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6 ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के लेवल 2 में मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। तो देखो दोस्तों, आज के जो पेपर में क्वेश्चन थे वो एक अष्टभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। बहुभुज से संबंधित प्रश्न है कि एक अष्टभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है। बंधु, किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या का क्या सूत्र होता है? किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या का क्या सूत्र होता है? विकिरणों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। यहां पे अष्टभुज में भुजाएं 8 है तो 8 इंटू 8 में से 3 घटाओगे 5/2, 5 को 8 से गुणा करोगे 40 में 2 का भाग लगाओगे, विकिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। तो अष्टभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट, इसके बाद में त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का संपाती बिंदु क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का संपाती बिंदु। मेरे बंधु जरा ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्षों से सामने की भुजाओं पर लंब डालोगे, तीनों शीर्षों से सामने की भुजाओं पर लंब डालोगे, जैसे ए शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया, बी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया और सी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया। लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है, लंब के अंदर होता है। शीर्षों से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? लंब के अंदर होता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? लंब के अंदर हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष से ये लंब के अंदर समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य कर्ण पर लंब के अंदर समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर होता है और अधिकोण त्रिभुज में ये लंब के अंदर त्रिभुज के बाहर अधिकोण के पीछे होता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से अनुपूरक कौन कौन से हैं? बंधु, 3 नाम ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनको पूरक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण भी कहते हैं, इनको अनुपूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण कह दो चाहे अनुपूरक कोण कह दो चाहे कोटिपूरक कोण बोल दो इनको, ये तीनों नाम एक ही हैं। पूरक, अनुपूरक, कोटिपूरक, इनका योग हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक शब्द आता है संपूरक। क्या आता है? संपूरक। संपूरक बोल दो चाहे परिपूरक बोल दो, संपूरक या परिपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। हाँ जी, तो आपको पूछा है निम्न में से कौन सा अनुपूरक कोण युग्म है? अनुपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें तो योग आएगा नहीं, एक ही 90 से बड़ी ज्यादा पड़ा है, ये भी 90 से अकेला ही ज्यादा पड़ा है, तो 90 डिग्री योग तो सी में ही आएगा। आप देख लो, देखें। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक अंतः कोण की मान। फिर वही बात, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप नियमित बहुभुज के किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90। लेकिन नियमित बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछे तो n का और भाग लगा दो। ओके, लो बताओ 2n। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दे दी? इसमें 15 भुजाएं, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 में से 4 घटा लो, 26 इंटू 90 बट्टे कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा बंधु। ओके, 26 गुणा 15 का भाग 90 में 6 बार, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 156 डिग्री। 156 डिग्री राइट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज में अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग भी पूछ सकता है इस प्रकार से। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं खींची है। बंधु, ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। इसमें 2 जीवाएं खींच दी, पहली जीवा 30 सेंटीमीटर की खींच दी और एक जीवा 16 सेंटीमीटर की खींच दी। 2 समांतर जीवाएं दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर हैं, मतलब मैंने सेंटर को इनके ऊपर ले लिया, एक ही तरफ ले लिया, केंद्र के एक की तरफ ले लिया। जीवाओं के बीच की दूरी बताओ।
बंधु आपको एक चीज का पता होना चाहिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है, सर्वांग क्षमता से सिद्ध होता है। ओके, तो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, वो जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो 30 वाली जीवा है, ये 15-15 में टूट गई, 15 इधर और 15 इधर, ठीक है। तो 15-17 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बंधु? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कुछ याद होने चाहिए आपको, ठीक है। 17-15-8 का ट्रिपलेट होता है। दो भुजाएं आपको 17 और 15 दिख गई तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 8 होगी। इसके अलावा आपको छोटी जीवा जो दी है वो 16 सेंटीमीटर की दी है। 16 सेंटीमीटर वाली जीवा पर केंद्र से लंब डालोगे तो वो 8-8 में टूटेगी। और जब ये 8 है और ये 17 है, ये 8 और ये 17, तो ये पूरी कितनी होगी? ये पूरी 15 हो जाएगी ट्रिपलेट से। अब ये पूरी 15 है और नीचे वाली 8 है, तो 15 में से 8 घटा दो आप, जीवाओं के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर जीवाओं के बीच की क्या आ जाएगी बंधु? दूरी आ जाएगी, ठीक है। यही जीवाएं विपरीत और होती केंद्र के, तो एक की 8 सेंटीमीटर और एक की 15 हो जाती, तो टोटल 15 और 8 जुड़ जाती, 23 हो जाती, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला, त्रिभुज एबीसी के लिए ये बात बोली है बंधु। त्रिभुज एबीसी के 3 कोण हैं। मेरे बंधु एक बात बताना सबसे पहले, किसी भी त्रिभुज के 3 कोण हैं और तीनों कोणों का योग मुझे ये बताओ कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आपको कह रखा है कि b माइनस ए माइनस बी बराबर तो 15 डिग्री और b माइनस सी बराबर 30 डिग्री। आपको ए बी सी के मान पूछे, आपके पास में 2 हथियार हैं। पहला तो पूछा है ए बी सी के मान बताओ, तो a में से b घटाएं तो 15 डिग्री आना चाहिए, तो 80 में से 60 घटाएं तो 15 तो नहीं आ रहा है। 70 में से 50 घटाएं तो भी 15 नहीं आ रहा है। 80 में से 55 घटाऊं तो 25 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। और 80 में से 65 घटाऊं तो 15 आ रहा है, ये सही होगा। क्यों होगा देख लो, b में से c घटाओ तो 30 आएगा, ये b रहा ये c रहा, 30 का अंतर है। और तीनों का योग देख लो 180 हो रहा है। क्या बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा? मैं तो कह रहा हूं इतने पापड़ बेलने ही नहीं आपको। फिर भी आप चाहो तो बताओ बंधु, a का मान कितना आएगा? a का यहां से a बराबर आएगा 15 प्लस b, तो a की जगह मैं लिख दूं 15 डिग्री प्लस b। ओके, पहले से b पड़ा है, c का मान वहां से उठाकर रख दो। c का मान, c को उधर ले जाऊं मैं तो प्लस का हो जाएगा, 30 को इधर ले आऊं तो b माइनस 30 हो जाएगा। b माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। यहां से मैं b चुरा लूंगा, 3b आ गया। ओके, 15 प्लस का माइनस का 30 से, माइनस का 15 उधर जाके जुड़ेगा, प्लस का 15 होगा और ये 195 हो जाएगा। b बराबर 3 6 18 बच गया, 1 3 5 15। b का मान 65, अभी भी वक्त है, आप b का मान 65 किसी ऑप्शन में वेरीफाई करवा लो। और ऑप्शन में वेरीफाई कराओगे तो थर्ड ऑप्शन में ही b का मान 65 है। तो आपको दो तरीके से बता दिया मैंने कि b का मान आप सीधा देख लो, 65 जिसमें आ रहा है उसको उत्तर कर दो। क्यों फालतू में एग्जाम में टाइम वेस्ट करते हो? फिर कहते हो उसे टाइम कम मिलता है। थोड़ी सी अप्रोच होनी चाहिए कंपटीशन में कि प्रश्न का उत्तर सामने पड़ा है तो उसमें टाइम कम से कम लगना चाहिए। ओके, b का मान यहां रखोगे तो a का मान ये दे देगा, आप निकालोगे तो बताओ a माइनस b का मान 65 रख दो बराबर 15 डिग्री कर दो। बताओ बंधु, a का मान 65 में 15 जोड़ोगे तो कितना? 80। दो कोणों को तो वेरीफाई करवा दिया, तीसरे को मैं वेरीफाई नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। आपको एन केन प्रकारेण उत्तर देना है। इसका राइट आंसर कौन सा? सी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। फटाफट कर लेना चाहिए आपको, मैं आपको समझाने के लिहाज से थोड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा रहा हूं, ठीक है। आपको फटाफट कर लेने चाहिए, एग्जाम में थोड़ा स्पीड रखा करो। ओके, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। चलो कोई बात नहीं है, AB बराबर AC है। एक त्रिभुज है ABC, इस ABC त्रिभुज में AB बराबर AC दे रखा है आप तो, आपको एक तो, ठीक है। तो AB बराबर AC दे रखा है, तो ये भुजाएं दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं।
BAC 40 डिग्री है, चलो ठीक है, BAC, ओहो ये 40 डिग्री है, चलो क्या दिक्कत है बंधु, बी पर बाह्य कोण कितना बनेगा, अरे भाई बताओ, किसी त्रिभुज में एक कोण 40 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का योग 140 होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है, तो 140 में ये दोनों कोण बराबर भुजाओं के सामने के हैं, तो ये दोनों कोण तो वैसे भी बराबर बराबर होंगे, और बराबर बराबर होंगे तो 70-70 डिग्री के होंगे। अब आपको बी पर बाह्य कोण पूछा है, बी पर एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा बताओ बंधु, यहां पे ये 110 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180, तो बी पर बाह्य कोण कितने डिग्री का बना 110 डिग्री का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, ये तो AB रेखा खींच दी मैंने एक, ठीक है, ये तो AB खींच दी, और दूसरी है CD, ये लो दूसरी CD खींच दी, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। फिर अगला बोला है PQ रेखा AB और CD को क्रमशः E और F पर काटती है, ये लो PQ रेखा हो गई, ऊपर इसके P लिख दिया, नीचे इसके Q लिख दिया। PQ AB और CD को क्रमशः E और किस पर काटती है F पर, चलो ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि EL FEB का समद्विभाजक है, EL FEB का समद्विभाजक, FEB इसका बाइसेक्टर है ये EL, एंगल बाइसेक्टर है EL, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि LEB 35 डिग्री है, LEB ये वाला 35 डिग्री है, आप भी तो कह रहे हो इस पूरे कोण का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, ऊपर वाला 35 है तो नीचे वाला भी कितना है 35 डिग्री। अब आपको पूछ रहा है CFQ का मान कितना होगा, ये पड़ा आपके पास में C, ये पड़ा F और ये Q। मुझे एक बात बताओ, CFQ का मान जितना होगा उतना ही मान बंधु इसका होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोई बताएगा मुझे ये 35 35 70 हैं, ये 70 है, तो ये कितना होगा 110 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए योग 180 डिग्री होता है। ये 70 है तो ये 110 है, और ये 110 है तो ये भी कितना है 110, और यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, CFQ का मान। ओके नेक्स्ट, इसके बाद में किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र प्राप्त होता है किस प्रकार। बंधु लंब केंद्र की परिभाषा बता दी मैंने, तीनों केंद्रों की बता दूंगा आज, ठीक है। लंब केंद्र की होती है शीर्ष से सामने की भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु, संपाती बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अंतः केंद्र इन सेंटर का परिभाषा क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, अंतः कोणों के अर्धक, इस कोण का अर्धक खींच लिया ये बराबर बराबर, इस कोण का भी अर्धक खींच लिया ये बराबर बराबर, ओके, इस कोण का भी अर्धक खींच लिया ये बराबर बराबर। अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं अपन इन सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं। अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अपन अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र की दूसरी परिभाषा भी होती है, अंतः केंद्र की दूसरी परिभाषा ये होती है, ये अंतःवर्त का केंद्र होता है। अंतःवर्त का केंद्र होता है तो इसकी तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से, किससे, प्रश्न पूछ ले त्रिभुज का ऐसा केंद्र जिसकी तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर हो, लंबवत दूरी बराबर हो। त्रिभुज का ऐसा केंद्र है जिसकी तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर हो, तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। त्रिभुज का ऐसा केंद्र जिसकी तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर हो अंतः केंद्र कहते हैं। क्योंकि बंधु जो अंतः केंद्र होता है ये अंतःवर्त का केंद्र होता है, अंतःवर्त स्पर्श भुजाओं को करता है, तो भुजाएं इस वर्त के लिए स्पर्श रेखाएं हो जाती है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। इसलिए कह सकते हैं कि अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। ये अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r होती है, स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा त्रिभुज का क्या है बंधु, एरिया, डेल्टा त्रिभुज का क्या है, एरिया, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। क्या है बंधु, सेमी पेरीमीटर है।
हाँ जी, किसी भी त्रिभुज का सेमी पैरामीटर है अर्ध परिमाप। डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा नदियों पर बनते हैं, डेल्टा अपॉन एस किसी भी त्रिभुज में अंत वर्त की क्या होती है, त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर हमें देना था कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों के अर्धकोण से प्राप्त होता है, अंतः केंद्र प्राप्त होता है, माध्यिकाओं से केंद्रक प्राप्त होता है। माध्यिकाओं से कौन प्राप्त होता है, सेंट्रोइड प्राप्त होता है, माध्यिकाओं से केंद्रक प्राप्त होता है। नहीं साहब, कोण समद्विभाजक के द्वारा, लंब के द्वारा लंब केंद्र, अभी पहले पढ़ लिया, लंबों के द्वारा किससे क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो सेंटर प्राप्त होता है। नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, यहां कोण समद्विभाजक के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पी और क्यू है। मेरे बंधु, समकोण त्रिभुजों की समरूपता, अब इस क्लास में मैं आपको समकोण त्रिभुजों की पूरी समरूपता तो नहीं पढ़ाऊंगा, समरूपता बनाकर इतना डिटेल से तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको दो चीजें बताता हूं समकोण त्रिभुजों में। दो चीजें जरूर डेफिनेटली याद रखना, अगर डीप प्रश्न आए तो समरूपता सर्वांग क्षमता पे। देखो बंधु, क्या होता है समरूपता से, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये एक्स है और ये वाई है, ये जेड है, तो ये शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालते हैं ना, ये पी, इस P का मान होता है मेरे बंधु, P का मान होता है एक्स वाई, आधार गुणा लंब बट्टा कितना होता है, Z। ये एक नियम याद रखना अपनी, ठीक है। एक तो ये नियम याद रखना, दूसरा ये किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये एक्स, सॉरी इसको तो एक्स का ही का लूं एक बार, हाँ जी, समकोण त्रिभुज में ये समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाले और ये P है, और ये एक्स हो जाए और ये वाई हो जाए, ठीक है। तो इस P का मान होता है अंडर एक्स वाई। बस दो रिजल्ट याद रखना, बाकी तो मैं क्लासेस में ही बताऊंगा आपको पूरा कि ये रिजल्ट कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए। तो इस रिजल्ट पर बंधु ये प्रश्न बना है, इसी रिजल्ट पर ये प्रश्न बना है। और कैसे बना है, समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई P और Q है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तो P है और आधार क्या है, Q है। ओके, फिर बताओ बंधु कर्ण कितना होगा, कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर, तो बताओ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर P स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर Q स्क्वायर, P और Q के स्क्वायर में अंडर रूट लगा दूं तो कर्ण आ जाएगा। अब मुझे बताओ उस लंब की लंबाई बताओ, कौन से लंब की लंबाई पूछ रहे हो, बताओ तो सही। समकोण शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाता है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाता है, तो इस लंब की लंबाई है, इस लंब की लंबाई उधर से देखो, बताओ क्या होगी, x गुणा वाई अर्थात P गुणा Q बट्टे कर्ण जेड लिख रखा है, कर्ण होगा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पड़ा, इसमें ऊपर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पड़ा है, इसमें अंडर रूट नहीं लगाया हुआ और इसमें अंडर रूट नहीं लगाया हुआ, ये नीचे पड़ा है, ठीक है ऐसे। तो ये इस प्रकार से राइट आंसर हो गया। अब वो कैसे आया, वो समकोण त्रिभुजों की समरूपता के परिणाम है। किसके बंधु, समकोण त्रिभुजों की, ये इतनी डिटेल नहीं करूंगा भाई, समकोण त्रिभुजों की, समकोण त्रिभुजों की समरूपता, समकोण त्रिभुजों की समरूपता का परिणाम है, समकोण त्रिभुजों की समरूपता का परिणाम है। ये दोनों ही समकोण त्रिभुजों की समरूपता के परिणाम है। इनसे मैंने फॉलो करके राइट आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला, त्रिभुज एबीसी में एडी बीएससी का अंतः समद्विभाजक है, कोई बात नहीं। इधर देखो बंधु, एक प्रमेय और आ गई। फिर प्रमेय क्या कहती है, पहले प्रमेय ही पढ़ा देता हूं। किसी त्रिभुज एबीसी में किसी कोण का अर्धक होता है, त्रिभुज एबीसी में कोण का जो अर्धक होता है, एंगल बाइसेक्टर है ये एडी, ये कोण और ये कोण बराबर है। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण एक का अर्धक है, ये सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, अर्थात AB बट्टा AC का जो अनुपात है वही सामने वाली भुजा BD अपॉन DC का अनुपात होगा। ये प्रमेय है, इस प्रमेय के तहत ये प्रश्न हो जाएगा। देखो कैसे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज क्या दिया है आपको, ABC, ओके, ये त्रिभुज एबीसी है, इस एबीसी त्रिभुज में AD भुजा, AD BAC का अर्धक है, BAC का अर्धक, इस कोण का अर्धक AD है, अल्ले ये AD है, ये इसका अर्धक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि भुजा AB की लंबाई क्या होगी, कोई बात नहीं, भुजा AB की लंबाई क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं।
एसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और सीडी की लंबाई कितनी है? 4 है। मेरे बंधु एक बात बताओ, x/7 पर में क्या कहती है? x/7 सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटते हैं, x/7 बराबर 3/4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा आपको इस पेपर में, क्योंकि आपको कुछ ये प्रमेय सीधी याद नहीं है, और जब थ्योरम सीधी याद नहीं होती है तो एग्जाम में दिक्कत ही आती है। फिर 4 5 20 बचेगा कितना? 1.25 आ जाएगा, तो 5.25 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संपाती बिंदु क्या होता है? बंधु केंद्रक होता है, केंद्रक। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, माध्यिका होती है शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज में एडी माध्यिका है क्योंकि यह मध्य बिंदु पर मिला रहा है, बीई माध्यिका है क्योंकि यह भी मध्य बिंदु पर मिला रहा है, मैंने लिख दिया बराबर बराबर। सीएफ भी माध्यिका है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, उसको बंधु कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसको गुरुत्वीय केंद्र भी कहते हैं बंधु। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटिकल सेंटर भी इसको कहते हैं। हाँ जी, ग्रेविटिकल सेंटर कहते हैं, इसीलिए इसको जनरली जी से लिखा जाता है। केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? केंद्रक। अंतः केंद्र मैंने बता दिया, कोणों के अर्धकों से लंब केंद्र है, शीर्ष से सामने की भुजाओं पर लंब। और परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र होता है भुजाओं के लंब अर्धकों से, भुजाओं पर या भुजाओं के लंब अर्धकों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु का संपाती बिंदु। अल्ले सबकी परिभाषा बता दी है, चारों की बोर्ड पे पढ़ी है। पहला, केंद्रक की परिभाषा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। अंतः केंद्र कोण के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। परिकेंद्र भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। और लंब केंद्र भुजाओं पर शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है लंब केंद्र। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 4 सेंटीमीटर है, एसी सब दे रखे हैं, कोई बात नहीं, पी क्यू आर में भी दे रखे हैं, समझ गए। तो ऐसे प्रश्नों को करना है तो मैं फटाफट बता देता हूं बंधु। एबीसी सर्वांग समता समरूपता के लगभग प्रश्न मैंने ले लिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है और त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है। कच्चा चित्र बना लो आप, कोई जरूरी नहीं है छोटी बड़ी भुजा क्या लेनी है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में एबी बराबर 4 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ओके। और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर 4 सेंटीमीटर है, पी आर 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर और आर क्यू 6 सेंटीमीटर है। तो अगला कह रहा है त्रिभुज एबीसी। इधर बंधु त्रिभुज एबीसी लिख दिया तो सर्वांग क्षमता का एक नियम है कि इनमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इधर एबीसी लिख दिया तो संगत भुजाएं लिखनी पड़ेगी आपको। तो एबीसी 4 सेंटीमीटर से आप 6 सेंटीमीटर पे चले तो 4 से 6 पे चलना पड़ेगा मेरे बंधु, आपको लिखना पड़ेगा पी आर क्यू लिखना पड़ेगा। तो एबीसी के लिए पी आर क्यू कहां है? पी आर क्यू कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है, तो ये राइट होगा। तब जाके संगत भुजाएं बराबर होगी। कहते हैं कि ए बी के बराबर पी आर होगी। देख लो आप, वेरीफाई करवा लो। ए बी 4 है तो पी आर भी कितनी है? 4 है। वहां से क्यों देखते हो? यहां से देखो, बीसी के बराबर आर क्यू होगी। ये रही बीसी 6, ये रही आर क्यू 6। इस प्रकार से संगत भुजाएं बराबर तभी होगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखा होती है, वर्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। यह कथन तो गलत है। वर्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। अगला कह रहा है कोई सममित रेखा नहीं होती है। वर्त में तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत सममित रेखा होती है वर्त में। वर्त में मेरे बंधु अनंत सममित रेखा होती है। यह कोई वर्त है, इसको बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखाओं की कोई कमी नहीं है। अल्ले बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखाओं की कोई कमी नहीं है। वर्त में इन्फिनिटिव सिमेट्रिक लाइन होती है, अनंत सममित रेखा होती है वर्त में। इसका मतलब यह कथन गलत हो गया। यह कह रहा है एक कोण की 2 अधिकतम सममित रेखा होती है। नहीं भाई, एक कोण की 2 नहीं होती है। एक कोण की 2 नहीं होती है, एक ही सममित रेखा होती है। एक कोण की एक ही सिमेट्रिक लाइन होती है। लो मैं बताता हूं कैसे। ये कोई कोण है, सपोज ये कोई कोण है, एंगल है।
इस एंगल की एक ही सिमेट्रिक लाइन होगी, ये वाली एक ही सममित रेखा होगी इस कोण की, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। अब अगला कह रहा है एक षष्ठभुज की केवल 4 अधिकतम। ये षष्ठभुज वाली बात और पहली बात दोनों शामिल कर लेता हूं मैं, षष्ठभुज वाली और पहली बात दोनों शामिल कर लेता हूं मैं एक ही प्रश्न में। देखो बंधु, समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज पहला रेगुलर पॉलीगॉन होता है। समबाहु त्रिभुज में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती है। कितनी होती है? 3। समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती है। पहला रेगुलर पॉलीगॉन होता है। दूसरा रेगुलर पॉलीगॉन भुजाएं बढ़ा दो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। दूसरा रेगुलर पॉलीगॉन वर्ग होता है। तो वर्ग में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? वर्ग में 4 सिमेट्रिक लाइन होती है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ऐसे और एक ऐसे। ओके। तीसरा होता है बंधु पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन, समपंचभुज। कैसा? समपंचभुज। समपंचभुज, समपंचभुज में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? रेगुलर पेंटागोन होता है ये, रेगुलर पेंटागोन होता है मेरे बंधु, इस प्रकार से कुछ आकृति। रेगुलर पेंटागोन में 5 सिमेट्रिक लाइन होती है। कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 5 सिमेट्रिक लाइन होती है मेरे बंधु रेगुलर पेंटागोन में। रेगुलर पेंटागोन में इस प्रकार से एक सिमेट्रिक लाइन, इस प्रकार से दूसरी सिमेट्रिक लाइन, इस प्रकार से तीसरी सिमेट्रिक लाइन, इस प्रकार से चौथी सिमेट्रिक लाइन, इस प्रकार से 5वीं सिमेट्रिक लाइन। 5 सममित रेखा होती है रेगुलर पेंटागोन में। वर्ग में 4 होती है, समबाहु त्रिभुज में 3 होती है। आपको यह पता होना चाहिए, मैं बोर्ड पे जो नाम लिख रहा हूं ये मैंने विषमबाहु त्रिभुज तो नहीं लिखा, मैंने आयत तो नहीं लिखा, मैं रेगुलर पॉलीगॉन लिख रहा हूं, समबाहुभुज लिख रहा हूं। और समबाहुभुजों की सीरीज में आगे आता है समषष्ठभुज आता है। क्या आता है? समषष्ठभुज आता है। रेगुलर हेक्सागोन, समषष्ठभुज की आकृति कैसी होती है? समषष्ठभुज की आकृति कुछ ऐसी सी होती है। ओके। समषष्ठभुज की मेरे बंधु 6 सिमेट्रिक लाइन होती है। कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 6। एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, 3 तो हो गई, चौथी ये वाली, 5वीं ये वाली और 6ठी ये वाली। 6 सिमेट्रिक लाइन। आपने क्या समझा यहां से? समबाहु त्रिभुज पहला समबाहुभुज होता है जिसमें 3 सिमेट्रिक लाइन, 3 भुजा। तो वर्ग दूसरा रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 भुजा तो 4 सममित रेखा। समपंचभुज तीसरा समबाहुभुज होता है भुजाओं के क्रम के आधार पर, तो इसमें 5 सिमेट्रिक लाइन। और समषष्ठभुज में 6 सिमेट्रिक लाइन। तो एक समषष्ठभुज की केवल 4 होती है। ये बात बोलना तो वैसे ही क्या हो गई? गलत हो गई। तो अपन कहेंगे कि 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की अधिकतम कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है? 10 सिमेट्रिक लाइन होती है। ए राइट आंसर होगा। कौन सा सत्य है ये पूछा है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला एक चतुर्भुज एबीसीडी। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन सीधी याद रखनी है आपको, बिकॉज इनका अपन बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी है मेरे बंधु, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चतुर्भुज एबीसीडी है। चतुर्भुज एबीसीडी में यहां थेल्स प्रमेय लग जाएगी। चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसा चतुर्भुज बनेगा? बंधु चारों भुजाओं के, इस भुजा के और इस भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा और ये भुजा के मध्य बिंदु, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे। इस विकिरण के ये भी समांतर होगी, वो भी समांतर होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। इस विकिरण के ये भी समांतर होगी, ये भी समांतर होगी। तो ये आपस में समांतर रेखाएं होगी। ये P, ये Q, ये R और ये S। मतलब P Q समांतर किसके होगी? RS के। एंड साथ ही साथ PS समांतर किसके होगी? RQ के। PS किसके होगी? RQ के। ये किससे हो जाती है? आपको एक प्रमेय याद होनी चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बता दिया या बता दूंगा मैं आगे। ये चीजें तो देखो आपको डिटेल से, इनका कोई प्रूफ पीछे कोई थियरी से कनेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो इनका मैं ये कह रहा हूं कि मैं बच के नहीं निकल रहा हूं, इनका प्रूफ है सबका क्यों होता है समांतर चतुर्भुज। देखो बंधु एक खास नियम आता है, एक थेल्स प्रमेय आती है जो आगे आएगी भी, प्रश्न भी आएगा उनपे। ज्योमेट्री थोड़ी सी कठिन लगेगी आपको, बिकॉज आपको चीजें कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट होनी चाहिए चीजें। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि एक त्रिभुज में
किसी भी भुजा के एक समांतर रेखा खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर इसके बाद में आता है कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है ना, वो तीसरी भुजा का भी आधा होता है और उसके समांतर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो विकिरण है, मैं विकिरण खींचूं, सुनो, ये विकिरण खींच दूं मैं आपके सामने, ये विकिरण इस भुजा का आधा होगा, मध्य बिंदुओं को मिला रहे और इसके समांतर होगा, बिल्कुल ये समांतर होंगे तीनों, ये आमने सामने की समांतर हो गई। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं आपके ध्यान के लिए, ये वाला विकिरण खींचूंगा तो इस विकिरण के लिए आधी आधी होगी और समांतर होगी। इसके मतलब मैंने आमने सामने की भुजाओं को समांतर बना दिया। और आमने सामने की भुजाएं समांतर कौन से चतुर्भुज में होती है बताओ? समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समलंब किंतु समांतर चतुर्भुज नहीं। समांतर चतुर्भुज तो बनेगा ही बनेगा, एक चतुर्भुज किंतु समलंब नहीं, नहीं साहब, समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, ध्यान रखना सीधा, ये आता तो इधर से है, मध्य बिंदु परमेश्वर इनसे आता है, लेकिन इनको सीधा याद रख लेना अच्छे से। क्लास नोट्स की सीरीज याद होगी तो ऐसे अच्छे से तैयार होगा ये, ठीक है। अदरवाइज आप ज्योमेट्री को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों में रटोगे, समझ में ही नहीं आएगी आपकी। पर में चारों पर में एक साथ होनी चाहिए, केंद्रों के क्या क्या नियम है सारे याद होने चाहिए, तब जाके एक साथ तैयार होगी। आप सोचोगे सर मैं टुकड़ों में याद कर लूं ज्योमेट्री को, जीके नहीं है ये, टुकड़ों में याद नहीं रख सकते, उसको भी नहीं रख सकते आप, उसको भी कड़ी से कड़ी जोड़ के याद रखते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा पर डी इस प्रकार है। चलो आ जाओ, प्रश्न क्या कह रहा है। ये एक त्रिभुज एबीसी है, ओके। त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार है। लो भाई, बीसी भुजा पर मुझे तो डी बिंदु लेना पड़ेगा, ये ले लिया मैंने डी। बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी, ये वाला जो कोण है ना बी ए डी, ये वाला, ये आधा है एडीसी का, इसका आधा है। तो ये 2x है तो वो कितना है? x है। चलो ठीक है, x है तो कोई बात नहीं, हमारे क्या लेता है। अब इसने कहा है कि BAC 77 डिग्री है, BAC स्वतंत्र डिग्री है। कहां है BAC? ये लो साहब, BAC ये पूरा 77 डिग्री है। ये लो बंधु, ये पूरा कितना दे रखा है? स्वतंत्र डिग्री। ये इधर वाला अकेला नहीं, पूरा। चलो मैं अलग से लिख देता हूं यार, आपको ये प्रश्न कंफ्यूज किया होगा इस प्रश्न ने, तो इस प्रश्न को हो सके जहां तक मैं अलग से ही लिख दूं, इस डायग्राम को अलग बना लूं मैं, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अलग बना लेता हूं, और क्या हो जाएगा इससे ज्यादा। ये लो, ये एबीसी त्रिभुज है, वो कौन, वो पूरा दे रखा आपको BAC कितना दे रखा है मेरे बंधु बताओ? BAC 77 डिग्री दे रखा है इस त्रिभुज को, और उसको सेम ही समझना। और C 45 डिग्री है, ये C 45 डिग्री है, कोई बात नहीं है, C 45 डिग्री है मेरे बंधु। ये B कोण कितना आएगा? B कोण, ये तो सिंपल बात हो गई। इसका मतलब दो कोणों का योग कर लो, तीसरा कोण 180 डिग्री में से घटा लो, तो बंधु इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 7 5 कितना हो जाएगा? 12, और 4 और 7 11 और 1 12, 122 डिग्री हो गया। 180 में से 122 डिग्री घटा लो आप, ठीक है। तो 122 डिग्री घटाओगे तो 58 बचेगा। कितना बचेगा? 58 बचेगा, ठीक है। तो ये 58 बच जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब बी कोण का मान 58 आ गया मेरे पास में, मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है। इस कोण का मान कितना आ गया बंधु? 45 डिग्री, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, इस कोण का मान कितना आएगा? इस कोण का मान 180 में से इस 2x को घटा लो, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है। 180 में से 2x को घटा लो, तो इस त्रिभुज में बात कर रहा हूं 3 कोणों की। इस त्रिभुज में एक कोण ऊपर वाला x है, एक कोण 58 डिग्री है, एक कोण 180 माइनस 2x है, बराबर तीनों अंतः कोणों का योग इस अकेले त्रिभुज में कितना होगा? 180। तो बताओ बंधु, 180 से 180 कट गया, 58 डिग्री माइनस x से बराबर 180 में से 180 घटा तो कितना? 0। इसका मतलब x का मान 58 आ गया बंधु, x का मान 58 आ गया, तो कुछ रास्ते खुल गए आपके। ऊपर वाले x का मान 58 डिग्री है, चलो कोई बात नहीं है। आपको किसका मान पूछा है? ADB का मान पूछा है, ADB का मान ही पूछा है। तो ADB 180 में से 2x घटा लूं, कितना घटा लूं? 180 में से 2x घटा लूं, तो ADB का मान कितना आएगा?
एडीबी खुद पड़ा है 180 में से 2x घटा ले माइनस से 2 गुणा 58 डिग्री घटा ले, ठीक है। तो ये बता 180 में से 2 गुणा 58, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 116 डिग्री घटा लिया तो ये बंधु कितना डिग्री बच गया आपके पास में? 64 डिग्री बच गया। कितना बच गया? 64, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सिस्टमेटिक, इसको ध्यान रख लेना, ठीक बात है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 64 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसको देख लेना, 64 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है। कोई दिक्कत नहीं है, दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है, कोई बात नहीं है। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, इस प्रकार से जो कोण बनते हैं बंधु, उनमें क्या संबंध होता है? 1 नंबर कोण, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में सारे ही लिखा देता हूं। अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं? 5 का 3 है, बराबर भी होते हैं, कोण 5 बराबर कोण 3 और कोण 6 बराबर कोण कितना? 4। हाँ जी, बाह्य एकांतर कोण कौन से हैं? बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से हैं? कोण 7 का बाह्य एकांतर कोण है कोण 1 और कोण 8 का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है कोण 2। हाँ जी, इसके बाद में संगत कोण, कौन से कोण है? संगत कोण, संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण है कोण 7 का करस्पॉन्डेंट एंगल है कितना? कोण 3 और कोण 6 का करस्पॉन्डेंट एंगल है कोण 2 और साथ ही कोण 8 का संगत कोण कौन सा है? कोण 4 और कोण 5 का संगत कोण कौन सा है? कोण 1। संगत कोण भी बराबर है, अंतः एकांतर भी बराबर, बाह्य एकांतर भी बराबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर अपन को क्या पूछा है? संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। सही बात है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान, असमान नहीं होता है, चाहे बाह्य एकांतर हो चाहे अंतः एकांतर हो, समान ही होता है। तो केवल फर्स्ट कथन सही है यहाँ पे। तो प्रतिशत उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल फर्स्ट ही कथन सही है, राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका। हाँ जी, तो संगत कोण भी बराबर है, अंतः एकांतर भी बराबर है, बाह्य एकांतर भी बराबर है। इनको कोई उदाहरण लेकर भी सीख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण भी ले सकते हो, वैल्यू भी ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला है किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? त्रिभुज के लिए कौन सा कथन गलत है ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो कहा है कि त्रिभुज की रचना हेतु कम से कम एक भुजा की आवश्यकता होती है। डेफिनेट बात सही है बंधु, त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम एक भुजा की आवश्यकता होती है। या तो आपको त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज की रचना करनी है तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तीनों क्या ज्ञात हो? तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो भी चल जाता है। त्रिभुज की रचना में तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो त्रिभुज की रचना हो जाती है, ठीक है। बंधु दो भुजाएं दे रखी है, दो भुजा दे रखी है तो एक क्या चाहिए? कोण भी चाहिए हमें, ठीक है। और एक भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है तो दो कोण चाहिए अपन को, ठीक है। त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 अवयव आवश्यक हैं, ठीक है। या तो तीनों भुजाएं हो, 2 भुजा 1 कोण हो, या 1 भुजा 2 कोण हो, तो ये सही है। एक अधिक कोण व 2 न्यून कोण हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक अधिक कोण और 2 न्यून कोण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते बंधु? बी के लिए एक अधिक कोण और 2 न्यून कोण बिल्कुल हो सकते हैं। ये 120 डिग्री का हो जाए, ये 50 डिग्री का हो जाए और ये 10 डिग्री का हो जाए, क्यों नहीं होगा? त्रिभुज की रचना हेतु कम से कम एक कोण ज्ञात होना आवश्यक है। कौन सा गलत है? ये सी गलत है। एक कोण ज्ञात होना आवश्यक, कम से कम एक कोण ज्ञात होना आवश्यक है। या तो एक कोण हो जाए, या 2 कोण हो जाए, या तीनों भुजाएं हो जाए, तो एक कोण की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सकते हैं, ये कह रहा है, ये सकते हैं, सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? एक 50 डिग्री हो जाए, दूसरा 60 डिग्री, 110, तो ये कितना बच गया? 70 डिग्री। तो त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, बात सही है।
त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक अधिक कोण हो सकता है, बात सही है। त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम एक भुजा की आवश्यकता होती है, लेकिन कम से कम एक कोण जरूरी हो, ये कोई सही बात नहीं है, ठीक है। ये कह रहा त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम एक कोण, ऊपर ही ऊपर देखो तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो त्रिभुज की रचना हो जाती है, एक कोण की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, त्रिभुज एबीसी के बारे में पूछा है, ये कैसा त्रिभुज है? सिंपल बात है, ये कोई लेंथी बात नहीं है। देखो कैसे, ए कोण x डिग्री का है, कितने का है? ए कोण x डिग्री का है, ए का मान x डिग्री दे रखा है, ये ए और ये बी और ये सी। बी कोण दे रखा आपको y डिग्री का, चलो ठीक है। और सी कोण दे रखा आपको y प्लस ए 20 डिग्री, y प्लस कितना है? 20 डिग्री। तीन अंतः कोण दे रखे हैं, एक समीकरण और दे रखी है। त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहां मैं कह दूं कि x प्लस ए वाई प्लस ए फिर y, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस ए 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मेरे बंधु बताओ, ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 20 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री? 160 डिग्री। x प्लस 2y बराबर कितना डिग्री? 160 डिग्री। और एक दे रखा है 4x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। एक काम कर लूं बंधु, इसको भी मैं या तो एक काम कर लूं, 2 से गुणा कर लूं, इस समीकरण को पूरी को 2 से गुणा कर लूं तो ये बन जाएगी 8x से माइनस 2y बराबर 20। ओके, वो ऐसी की ऐसी ले आऊं, ऐसे कैसे? इस समीकरण को मैं सीधी की सीधी ले आऊं, यहां पे x प्लस ए 2y बराबर 160 डिग्री। समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ ही दो, जोड़ने पर ही काम हो जाएगा आपका। तो जोड़ोगे तो ये प्लस से माइनस कट गया, 9x बराबर 180 डिग्री। x का मान 9 दूनी 18 20 डिग्री। x का मान 20 डिग्री तो y का मान कहीं से भी पटक दो चाहिए। x का मान 20 डिग्री है तो 20 के 80, 80 में से 10 घटाओ कितना आएगा? 70 डिग्री। y बराबर कितना? 70 डिग्री। आपको सब कुछ पता लग गया। x का मान 20 डिग्री है, x का मान 20 डिग्री है, y का मान 70 डिग्री है, 20 70 और y का मान 70 प्लस 20 कितना? 90 है। तो किसी त्रिभुज में तीन कोण 90 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री हो तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, मान लीजिएगा कि डीईएफ त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रमशः एबीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु है, तो डीईएफ निम्नलिखित में से किस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा? मैं अभी भी एक बात बता के आया हूं, उसी से कनेक्ट कर लेता हूं ताकि कुछ टाइम बच जाए बंधु। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में डीईएफ एबीसी की भुजाओं बीसी, बीसी का मध्य बिंदु डीई है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। ओके बंधु, एक बार ये बराबर बराबर न डाल के मैं एक काम कर लेता हूं। बीसी का मध्य बिंदु डी है, सी ए का मध्य बिंदु ई है, सी ए सी का मध्य बिंदु कौन है? ई है, चलो ठीक है जो भी है। और ए बी का मध्य बिंदु कौन है? एफ है। अब क्या कह रहा है? भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज डीईएफ निम्नलिखित में से किन त्रिभुजों के सर्वांग सम होगा? डीईएफ किन के सर्वांग सम होगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे भुजाएं पूछ लूं, इस त्रिभुज की पूरी भुजा मैं मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर, ये भुजा, इसकी पूरी भुजा मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर और ये मान लो कितनी? 12। बंधु 12 मान ली तो ये कितनी आएगी? 6 मध्य बिंदु है। ये कितनी कितनी आएगी? 5 ओके। और ये कितनी आएगी? 4 ओके। हाँ जी, अब बताओ, मध्य बिंदु पर में ये कहती है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसका आधा होता है, तो समानांतर तो है ही है, और 12 का आधा कितना होगा? 6। इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होगा तो ये 5 होगा। इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा 8 का होगा तो 4। ये 4 त्रिभुज बन गए, चारों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ये कह रहा डीईएफ कौन सा? डीईएफ किसके सर्वांग सम होगा? डीईएफ, डीईएफ की भुजाएं 4 6 और 5 है, तो मुझे बताओ एईएफ की भुजाएं क्या है? एईएफ की भुजाएं क्या है? इसकी भी 4 6 और 5 ही है, ठीक है। और साथ ही कह रहा है एफ बी डी की भुजाएं क्या है? एफ बी डी की,
एफ बी डी की भुजाएं 4, 6 और 5 ही है। और कह रहा है कि ईडीसी की, तो ईडीसी की भुजाएं 4, 6 और 5 है। तो मैं कहूंगा ये बनने वाले तीनों त्रिभुज, चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। प्रश्न दो तरीके का आ सकता है, ध्यान रखना। एक बार आया हुआ भी इस टाइप का प्रश्न कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें तो कह दिया बीच वाला किनके सर्वांगसम होगा, तीनों के सर्वांगसम होगा। और उसमें पूछा था चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते तो वह मूल त्रिभुज क्या होगा। मूल विषम बहु त्रिभुज भी चलता है, समद्वि बहु भी चलता है और समबाहु भी चलता है, सब में लागू होता है। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों, तो इसमें किनके सर्वांगसम है, तीनों के सर्वांगसम है। ओके, प्रमेय है बंधु ज्योमेट्री में। ये कुछ इक्वेशन आपके लिए मेरे हिसाब से लेंथी रहे होंगे। हाँ जी, एक त्रिभुज एबीसी के बी और सी के बाह्य अर्धक पी पर मिलते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के बी और सी के, एक त्रिभुज एबीसी में बी और सी के बाह्य अर्धक पी पर मिलते हैं। एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर एंगल है इस प्रकार से बी और सी। बी और सी के बाह्य अर्धक, इसका बाह्य अर्धक ये रहा ये बाह्य अर्धक। ओके, और इसका बाह्य अर्धक ये रहा। बी और सी के बाह्य अर्धक ये ल इसका बाह्य अर्धक, बाह्य अर्धक पी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, बी ए सी 40 डिग्री है। तो ये वाला कोण पूछा है। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, सुन लेना मेरी बात। पहली बात, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों के अर्धक होते हैं। दो अंतः कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं, ये अंतः कोणों के अर्धक हैं। अंतः कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं वहां पे कोण बनता है 90 + a/2। ओके, और दो बाह्य कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं वहां बनता है 90 - a/2। 90 - a/2, तो यहां से 90 - a/2 40/2 20, 90 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 70। और ये आ जाता 90 + 40/2, 20 जोड़ोगे 110। और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होता है, वहां पे बना हुआ कोण होता है सिर्फ a/2। क्या होता है, सिर्फ a/2। तो अंतः कोणों के अर्धकों पर बना हुआ 90 + a/2, बाह्य कोणों के अर्धों पर बना हुआ 90 - a/2, और एक अंतः और एक बाह्य पर बना हुआ कितना होता है a/2। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 70 डिग्री बीपीसी का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो त्रिभुज एबीसी और एफडीई सर्वांगसम है। एक त्रिभुज एबीसी है, ओके, ये त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है एफडीई। ओके, जो भी है एफडीई सर्वांगसम है। दो त्रिभुज आपस में क्या है बंधु, सर्वांगसम है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। बी कोण 40 डिग्री है, बी कोण कितना है 40 डिग्री। और ए कोण 80 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ए 80 डिग्री है। तो अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे बंधु एक बात बताओ, डी एफ 5 सेंटीमीटर और एफ 60 डिग्री हो, डी एफ 5 सेंटीमीटर। एक बात मैं आपसे पूछूं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम दे रखा है त्रिभुज एफडीई के, किसके दे रखा है, एफडीई के। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो बताओ डी एफ 5 सेंटीमीटर चल जाएगा क्या, डी एफ 5 सेंटीमीटर, ये डी एफ 5 सेंटीमीटर और एफ कोण 60 डिग्री। बंधु ए पर जो कोण बनेगा, ए पर जो कोण बनेगा, ए पर 80 डिग्री का है, ए पर 80 डिग्री का है। तो ये तय मानो एफ पर भी कितना बनेगा 80 बनेगा। और बी पर 40 डिग्री है, बी पर 40 डिग्री है, तो ये तय मानो कि डी पर भी कितना बनेगा 40 ही बनेगा। और सी पर देख लो कितना है, सी पर 80 40 120 60 डिग्री का है, सी पर 60 डिग्री का है। तो पहली बात तो ई पर भी कितना बनेगा 60। पहली बात तो ये कोण से काट दो इनको, एफ पर 60 डिग्री, एफ पर तो 80 डिग्री का बनता, तब तो सही होता, ये तो गया। ये ई पर 60 डिग्री, ई पर 60 डिग्री, हाँ ई पर 60 डिग्री चल जाएगा। डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी एफ है तो डी एफ 5 सेंटीमीटर है, इसमें ये डी एफ है, इसके संगत ये 5 है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ई पर 60 डिग्री तीसरा ऑप्शन भी बोल रहा है, लेकिन डीई 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। मेरे बंधु डीई 5 सेंटीमीटर, इसमें एफ बी 5 है, एफ बी 5 है तो डीई 5 होगा या एफ डी 5 होगा, एफ डी या डी एफ 5 होगा, ये गलत हो जाएगा। और फिर बताओ डीई 5, डी पर 40 डिग्री, डी पर 40 डिग्री है लेकिन डीई 5 सेंटीमीटर, डीई 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, एफ बी 5 सेंटीमीटर है।
तो एफ डी 5 होगा, डीई 5 नहीं होगा। इसका मतलब सर्वांग क्षमता पे देखो कितना अच्छा प्रश्न है, सर्वांग क्षमता के नियमों को पहचान करवा रहा है आपसे, ठीक है। ये सारे प्रश्न टेट वेट में आए हुए प्रश्न है, जरा ध्यान से देख लेना इन प्रश्नों को। आपके इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे तो सारा बर्डन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इनको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों की खास बात यह होती है कि एफ बी बट्टा डीई संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और बीसी बट्टा ईएफ और एसी बट्टा डीएफ ऐसे संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनके परिमाप समानुपाती होते हैं P1 बट्टा P2। इनके क्षेत्रफलों का वर्गमूल समानुपाती होता है डेल 1 अपॉन डेल 2। क्या क्या बोला है आपको वो ले लीजिएगा आप। एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में बीसी ये भुजा 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ईएफ कहीं दे रखी है क्या, 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। और एक की परिमिति पैरामीटर दे रखा है। एबीसी का परिमाप 25 है, तो आपको डीईएफ का परिमाप P2 का मान पूछा है, ठीक है। 9 का भाग 6 बार जाता है, 9 6 54.6, 0.6 को 25 से गुणा करोगे, 25 से 150 आता है, जिससे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो डीईएफ का परिमाप कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सर्वांग क्षमता पे सबसे अच्छा क्वेश्चन। दो त्रिभुज हैं तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सर्वांग क्षमता पे सबसे अच्छा प्रश्न बंधु। पहली बात तो यहां पे सर्वांग क्षमता का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। ये कोई ऑपरेटिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है। हाँ जी, सर्वांग क्षमता का चिन्ह है, किसका साइन है ये, सर्वांग क्षमता का साइन। हाँ जी, ये सर्वांग समता का साइन है, किसका साइन है, सर्वांग समता का। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, एक तो एबीसी त्रिभुज दे रखा आपको, एबीसी त्रिभुज दे रखा है। ओके, हाँ जी, सॉरी, कोण का बराबर है, सही है, सही है, ये बात सही है, सॉरी गलती हो गई मेरे से। कोणों को बराबर कर रखा है, सर्वांग क्षमता है, सही है, ये बात है। सर्वांग क्षमता चिन्ह नीचे नहीं लगाना है, कोण को ही बराबर कर रखा है। एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज, सबसे अच्छा प्रश्न है बंधु, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना आप इस प्रश्न का। गलती करोगे और बताऊं कहां करोगे आप, इश्यू बना लोगे, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, एबीसी और डीईएफ में एफ बी बराबर डीई है, ओके कोई बात नहीं है, एफ बी बराबर डीई है, ये रही एफ बी और ये रही डीई, आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं। बीसी बराबर ईएफ है, बीसी बराबर क्या है, ईएफ है। अब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कह सकते हैं अपन, लेकिन तीन एलिमेंट बराबर होने चाहिए, दो भुजा एक कोण, या एक भुजा दो कोण, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो, या आरएचएस नियम। इस प्रकार से तीन एलिमेंट सर्वांग समता में बोलते हैं अपन। तो तीसरा एलिमेंट क्या बोले, ये कह रहा है कि तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये ए शीर्ष पर बना हुआ कोण और डी शीर्ष पर बना हुआ कोण बराबर हो। क्यों नहीं होगा, ए और डी पर बना हुआ कोण बाद में बराबर होगा, लेकिन अभी क्या मतलब है, ये निष्कर्ष अभी थोड़ी निकाल सकते हो। ये निष्कर्ष निकालने के लिए तो आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी है, दो दो भुजाएं बराबर दे रखी है, बीच का कोण बराबर चाहिए, ये वाला बी और ई पर बना हुआ कोण। तो आप देख लो बी और ई कहां सी है, एक तो ये रहा ए बी सी, ये बी वाला कोण है, और एक है डी ई एफ ई वाला कोण, ये तभी ये निष्कर्ष निकल सकता है। हाँ जी, कोई मुझे पूछेगा ए और डी बराबर नहीं है क्या, सर्वांग सम है तो बराबर है, सर्वांग सम है तो बराबर है ए और डी। और कोई मुझे पूछेगा सर एफ और सी बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल एफ और सी भी बराबर है, सर्वांग सम है तो एफ और सी भी क्या है, बराबर है। सी और डी बराबर है क्या, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, समझ गया। तो इसका मतलब ये दोनों बातें मैं लिख देता हूं, मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर आप सोच के उत्तर देना कि आपने क्या बोला, वो मेरे को मैंने जो बोला वो आपके समझ में आ गया। ये कह रहा है कि दो दो भुजाएं तो बराबर है, और सर्वांग समता का निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, जब चौथी बात भी बराबर हो, तब सर्वांग समता का निष्कर्ष निकाला जाता है। इस केस में निकाला जा सकता है किस नियम से, इस केस में निकाला जा सकता है साइड एंगल साइड रूल से। किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ये बातें सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद
मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो बात सुनना। ये बातें सर्वांग सम में सिद्ध करने के बाद, ये बातें सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद सही लगेगी, सही लगेगी, अभी जल्दबाजी है, अभी क्या है, जल्दबाजी है साहब। ये कौन तो बराबर होंगे, ए और डी, एफ और ई सब बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में बी और ई बराबर नहीं, एफ और सी भी बराबर हैं और ए और डी भी बराबर हैं, लेकिन सर्वांग समता सिद्ध होने के बाद में होगी। ये तो कह रहा है ये सर्वांग समता वाला निष्कर्ष निकाला जा सकता है जब क्या हो, बी और ई बराबर हो। बहुत अच्छा अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला, समस्त आयत समांतर चतुर्भुज, इनका इलाज ही कर देता हूं, सुन लो मेरी बात, इलाज ही कर देता हूं। समलंब चतुर्भुज की औलाद होती है समांतर चतुर्भुज। अल्ले, समांतर चतुर्भुज के 3 बेटे हैं, एक समचतुर्भुज, एक आयत और एक वर्ग। अल्ले, झंझट खत्म कर रहा हूं तेरा। बेटे को बाप के नाम से पुकार सकते हैं, बाप को बेटे के नाम से पुकारना सत्य नहीं होता है। याद कर लो क्या बताया है। समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोलना गलत है। समस्त आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, गलत कथन पूछा है। सारे के सारे आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। आयत समांतर चतुर्भुज है क्योंकि किसकी औलाद है, समांतर चतुर्भुज की है। यह बात तो क्या है, सत्य है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, यह बात भी सही है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलना सत्य है, लेकिन समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोलना क्या है, असत्य है। समांतर चतुर्भुज को आयत बोलना सत्य है, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज बोलना सत्य है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। तो ये फिर अगला क्या बोला है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। बात सही है। ये कह रहा है कि समस्त सम चतुर्भुज वर्ग हैं। इन बेटों में ध्यान रखना, वर्ग आयत भी है, वर्ग क्या है, आयत भी है। समचतुर्भुज भी क्या है, वर्ग समचतुर्भुज भी है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज, समस्त समचतुर्भुज वर्ग हैं, समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। ये कथन क्या है, गलत है ये कथन। ओके, इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक समबहुभुज जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 70 डिग्री हो अस्तित्व है। समबहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360/n। समबहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान किसमें, समबहुभुज में। समबहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है ये 360/n। एक समबहुभुज जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 70 डिग्री है, अस्तित्व है। 360 डिग्री में n का भाग 2 बराबर 70 आना चाहिए। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 70 आना चाहिए। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 70 आएगा तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 0 से 0 कट गया, 7 5 35, बच गया 1, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौके 28। भुजाएं नहीं हो सकती, भुजाएं पूर्णांक होती है। भुजाएं क्या होती है, पूर्णांक, पूरे पूरे मान होती है, भुजाएं ऐसे नहीं होती। इसका मतलब ये बात तो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन तो गलत है, ये कह रहा केवल एक सही है, ये तो गलत हो गया। ये कह रहा एक और दोनों सही है, न तो एक न दो। ये कह रहा मान लीजिएगा n > 5 तो किसी भी n भुजाओं वाले समबहुभुज का बहिष्कोण न्यून कोण होगा। बहिष्कोण n > 5 है, n > 5 का मतलब n का मान है 360 में। पहले तो n का मान 5 का ही भाग लगा दो, n का मान 5 का ही भाग लगा दो। 5 7 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। 72 डिग्री बहिष्कोण क्या आ गया, न्यून कोण। 360 में 6 का भाग लगा दो, 60 डिग्री, ये भी न्यून कोण। 360 में 7 का भाग लगा दो,
7 5 35 बच गया एक, 7 दूनी 7 एकम 7 और ये 51 पॉइंट कुछ, मतलब सारे के सारे न्यून कोण आ रहे हैं। एन का मान 5 या 5 से बड़ा होगा तो सारे के सारे न्यून कोण आएंगे। इसका मतलब दूसरा कथन क्या है, सत्य है। बहिष्कोणों पर प्रश्न पूछा है मैंने, बहुभुज में सारे प्रश्न पूछ लिए। अंतः कोणों का योग पर पूछ ही लिया हमने, 2n-4 इंटू 90 का अपॉन n वाला, ठीक है। इसके बाद में विकिरणों की संख्या पूछ ली और बहिष्कोणों पे भी प्रश्न पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट अगला, दिए हुए चित्र में ये देखो, ये बंधु वही बात है, थेल्स प्रमेय वाली बात है। दो भुजाओं DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। किसी भी त्रिभुज में DE समानांतर BC ऐसे दिखा रखा है तो इसकी ये समांतर भुजाएं हैं। तो ये दो भुजा किसी भी त्रिभुज ABC में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि तीसरी भुजा के समानांतर है तो वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। x बटे x-2 का जो अनुपात होगा वही x+2 बटे x-1 का होगा। यहां से वज्र गुणा कर दो, x को इधर गुणा करेंगे तो ये x² माइनस x से बराबर है। x+2 को x-2 से गुणा करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, x² माइनस x बराबर है x² माइनस 4, x² से x² कट गया, माइनस x बराबर -4, देन x बराबर कितना आ गया 4। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर है तो वह रेखाखंड इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। वह रेखाखंड इन दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये PT स्पर्श रेखा है तो सीधा सूत्र होता है कि PT² बराबर है PA डॉट PB, PA डॉट PB। ये तीन रिजल्ट सीधे याद रखना। बात ये होती है, समरूपता से आ जाते हैं ये इस प्रकार से दो जीवाएं हैं AB और ये CD। ओके, ये P बिंदु पर काट रही है तो यहां रिजल्ट होता है PA डॉट PB, PA डॉट PB बराबर PC डॉट PD। ओके, दूसरा, अगर दो जीवाएं वर्त को बाहर जाके इस प्रकार से छेदक रेखा बनते हुए काट रही है, ये PAB ओके और ये PCD, यहां रिजल्ट होता है PA डॉट PB बराबर है PC डॉट PD। ओके, और वहां होता है PT²। इस टाइप का प्रश्न वीडियो में आ चुका है एक बार, तो ध्यान रखना इसका। PT² बराबर PA डॉट PB, तो PT 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना 36। PA कितना दे रखा है, PA 3 सेंटीमीटर। PB का मान पूछा है PB का मान कितना आ जाएगा बंधु, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 में 3 का भाग लगाओगे कितना, 12 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये प्रश्न बड़ा प्यारा सिंपल सा प्रश्न है, मैं इसको टुकड़ों में बताता हूं। चित्र में BC वर्त का व्यास है, चित्र में BC वर्त का व्यास है और O केंद्र है, कोई बात नहीं है, एवं BOD ये O केंद्र है मेरे बंधु। मैं सारी चीजें इसमें ड्रॉ नहीं करूंगा, जो काम की चीज है वो ड्रॉ करूंगा। ये A है और ये इधर कौन सी भुजा हो गई, B। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये O केंद्र है और आपको ये BAO ये कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। बंधु, वर्त की त्रिज्याएं बराबर होती है कि नहीं होती है लंबाई में, तो ये भी AO भी त्रिज्या है तो OA बराबर OB, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो बताओ, त्रिज्याएं बराबर होती है तो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होंगे, ये भी 60 होगा और ये 60 होगा तो ये केंद्र पर भी 60 होगा। इसका मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगले ने पूछा है ADC का मान, ADC का मान, इसका मान। एक बात बताऊं आपको कि वर्त की कोई जीवा होती है, वर्त की कोई जीवा होती है, जीवा द्वारा परिधि पर एक ही ओर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते। ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा। तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये वर्त की जीवा तो है ही है AC, और इस AC जीवा द्वारा यहां परिधि पर अगर 60 बन रहा है तो यहां भी परिधि पर कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा इसमें। ठीक बात है, अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, हाँ जी, संलग्न चित्र में O वर्त का केंद्र है, ABCO एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये पिछली वीडियो की एग्जाम में आया था, लेकिन यहां तो इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक डाउट लगता है इसमें, लेकिन फिर भी ABCO एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको कोण ABC का मान पूछा है। इस डायग्राम को थोड़ा और सुधारूं मैं,
तो बंधु सुनना, मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये वर्त का केंद्र है ओ, ठीक है, और ये ए बी सी ऐसे दे रखा है, ओके, ए बी सी, ओके। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे एक बात बताओ कि ये कोण आपने ऊपर वाला थीटा ले लिया, कितना ले लिया, ऊपर वाला कोण आपने थीटा ले लिया, ये कोण थीटा ले लिया मेरे बंधु, तो इसको भी आपने थीटा किस नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। और फिर अगर मैं इसको ऊपर मिला दूं, ऊपर मिला दूं और ए बी सी डी ले लूं इसको, तो मुझे बताओ ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और एक हमें इतना पता है कि वर्त के किसी केंद्र पर बनाया गया कोण जीवा द्वारा, बंधु बताओ ये जीवा केंद्र पर थीटा बना रही है तो परिधि पर थीटा बाई 2 बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ऊपर थीटा बाई 2 बनाएगी, और ऊपर थीटा बाई 2 बनाएगी और नीचे थीटा बड़ा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज देखो आप तो खुद चक्रीय चतुर्भुज। इससे साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल को देखो, इस साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल में ये देखो इतने से पर नजर डालो आप, इतने से पर ये डी लिया है हमने, ये ए लिया है, इसको बी लिया है और इसको सी, ये थीटा बाई 2 है और ये थीटा है। मेरे बंधु किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। ये हमें थीटा बाई 2 कहां से मिला, थीटा बाई 2 मिला केंद्र पर बनाए गए कोण से परिधि वाला आधा होता है, ये 2 थीटा प्लस थीटा कितना होता है, 3 थीटा बाई 2 है बराबर 180 डिग्री। और मुझे बताओ कि 3 का भाग 60 बार 60 को 2 से गुणा करूंगा, थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री। आपको कौन से कोण का मान पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, थीटा का मान ही 120 डिग्री है। ओके, तो ये इस प्रकार से अपन ने L2 के ये मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। ओके, इसी सीरीज में आगे भी जुड़े रहिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस सीरीज में होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो अपना जो ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको समाधान देता हूं। पहला क्वेश्चन है असुमेलित है, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कह रखा है कि असामान्य रूप से धड़कन का तेज होना, तो धड़कन का तेज होना आपको बताया था टेकीकार्डिया कहलाता है, इसमें टेकीकार्डिया दे रखा है, इसका मतलब ये सुमेलित है। ठीक है, दूसरा है धड़कन का कम होना, और धड़कन का कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, इसमें ब्रेडिकार्डिया दे रखा है, ये भी सुमेलित है। हृदय का स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक आयतन का मतलब होता है एक धड़कन में पंप किया गया रक्त, और हमारा हृदय एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, 70 ml ये ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय निर्गत यानी हार्ट आउटपुट, और आपको बताया था हार्ट आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में पंप किया गया ब्लड, और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है, तो अप्रोक्सीमेट 5040 मिलीलीटर ब्लड जो है वो 1 मिनट में पंप किया जाता है, और इसको अगर लीटर में बदलें तो ये लगभग हो गया 5 लीटर, यानी हमारा जो कार्डिक आउटपुट है हृदय निर्गत जो है वो 5 लीटर है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 180 ml दे रखा है, तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है 135 नंबर, हृदय दर में आवेगों का संवहन, तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होती है, इंपल्स बहते हैं ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं उनका संवहन किस क्रम में होता है। तो बाकायदा आपको अपन ने एक ड्राइंग बनाया था, ऐसे बनाते हो आप हृदय, ठीक है, तो सबसे पहले इंपल्स कहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं ऐसे नोड, उसके बाद में यहाँ पर जाते हैं, इसको क्या कहते हैं एवी नोड कहते हैं, फिर यहाँ से बंडल ऑफ फिज निकलते हैं, और इस बंडल ऑफ फिज से फिर छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिनको परकिंजे फाइबर कहा जाता है, और वहां से कार्डिक मसल्स में चले जाते हैं। तो क्रम क्या होता है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिज, और बंडल ऑफ फिज के बाद में कार्डिक मसल्स, सॉरी परकिंजे फाइबर से कार्डिक मसल्स। तो पहला ऑप्शन डिलीट, फोर्थ ऑप्शन डिलीट। ऐसे नोड से कहाँ जाएंगे एवी नोड में, तो ऐसे नोड से एवी नोड, सी ऑप्शन भी डिलीट। कौन सा ऑप्शन सही बचा, बी। ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ से परकिंजे फाइबर। कमेंट में आपको बताना है कि ऐसे नोड को और किस नाम से जानते हैं, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे नोड का अन्य नाम क्या है। पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था ऐसे नोड, उसी ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। ये क्या करता है,
तो इसका काम होता है हार्ट बीट को शुरू करना। तो पहला है हृदय दर को ज्ञात करना, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है नाड़ी दर को ज्ञात करना, ये भी गलत है। एवी घुंडी, बिल्कुल नहीं, एवी घुंडी नहीं है, तो ऐसे घुंडी है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है ऐसे घुंडी जो हृदय धड़कन को उत्पन्न करने का आवेग प्रदान करता है, तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। पेसमेकर को हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है और इसे हृदय का गति प्रेरक, मोशन स्टिमुलेटर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय होता है, तो आपको बताया था हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक मायोजेनिक होता है और एक न्यूरोजेनिक होता है, ये दोनों प्रकार ही नहीं है। न्यूरोजेनिक हृदय वो होता है जो न्यूरॉन से बनता है, तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है, ऐसा इंसेक्ट में होता है, कीटों में होता है। और मायोजेनिक हृदय वो होता है जो मसल से बनता है, तो हमारा हृदय कौन सा है, मायोजेनिक, मसल से बनता है। कौन सा क्रम सही दैहिक संचरण मार्ग है, कौन सा क्रम जो है वो सही दैहिक संचरण मार्ग है, मतलब इन ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर खून सही तरीके से शरीर के अंगों में जाता है। तो देखिए हमें पता है कि खून प्रवेश करेगा कहाँ पे, तो खून प्रवेश करेगा लेफ्ट ऑरिकल में या बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, तो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, तो दोनों ऑप्शन हो गए डिलीट। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, तो बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बाएं निलय से फिर कहाँ जाएगा, बाएं निलय से महाधमनी में जाएगा, ये कह रहा है पल्मोनरी धमनी, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से एओर्टा यानी महाधमनी में, फिर महाधमनी से धमनिकाओं में जाएगा और धमनिकाओं से टिश्यूज के अंदर जाएगा। टिश्यूज के अंदर क्या होती हैं, टिश्यूज के अंदर वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उन केशिकाओं से जो खून है ये वेन्स में चला जाएगा। और जो वेन्स है, इन वेन्स के द्वारा एक जो बड़ी वेन होगी जिसको अपन बोलते हैं वेना कावा महाशिरा, उसके द्वारा होते हुए राइट ओरिकल में यानी दाएं आलिंद में चला जाएगा और दाएं आलिंद से दाएं निलय में और दाएं निलय से चला जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होते हुए। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी के बारे में असत्य कथन बताना है, तो पहला ऑप्शन है परिपक्व आरबीसी में झिल्ली युक्त कोशिकांग, गलत बात। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिक्तिका, ये सारे के सारे कोशिकांग परिपक्व आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, बिल्कुल सही है। रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली कणिकाएं आरबीसी, सही है। आरबीसी की आकृति बाइकॉनकेव होती है, सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो असत्य है। एंजाइना, एंजाइना क्या होता है कि जब हार्ट की जो वेन्स होती है, हृदय तक जाने वाली जो धमनियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो हृदय तक ब्लड नहीं पहुंचता, जिससे हृदय की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसकी वजह से चेस्ट में दर्द होता है, जिसको हार्ट बर्न या एंजाइना कहा जाता है। तो जब पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय पेशियों तक पहुंचती है, नहीं, पर्याप्त ऑक्सीजन हृदय पेशियों तक नहीं पहुंचती है। सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। मृत आरबीसी को छानने वाला उपकरण कौन है, तो मृत आरबीसी को कहाँ छाना जाता है, प्लीहा में और थोड़ी सी मात्रा में लीवर में। तो प्लीहा और लीवर, प्लीहा किडनियों में नहीं होता है, किडनियों में नहीं होता है, किडनियों में नहीं होता है। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो ये आज के आपके बायोलॉजी के एमसीक्यू थे जिनका समाधान मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है टास्क आधारित, उसका प्रश्न पेपर नंबर 6 हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के प्रश्न हैं उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हम साइंस मैथ का। देखो पहला प्रश्न दे रखा है, 111 से स्टार्ट है। एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो आपसे पूछा है आवेशों की संख्या। क्या पूछा, आवेशों की संख्या। हम लिखते हैं आवेशों की संख्या। कैसे लिखते हो आप, Q बराबर I इंटू टी, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। I कितना दे रखा है, 0.5। T कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो सेकंड में हम चेंज कर लेंगे इसको। सोल्व करोगे आप तो आ जाएगा आपका 600 कूलाम। कितना आ जाएगा, 600 कूलाम, नहीं सॉरी 300 कूलाम, 300 कूलाम आएगा। 300 कूलाम में लिखा, 300 कूलाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखो, एक विद्युत फ्यूज
तार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जो फ्यूज तार लगाते हैं उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए कि ऑप्शन से देखो उसका क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, सही बात है, निम्न गलनांक होना चाहिए। और विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक हो गया तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में आओ, निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये इस फ्यूज तार की विशेषता होती है कि उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अगला देखो, दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है, हम जानते हैं समांतर है, क्या है, समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये हम समांतर क्रम संयोजन में करते हैं। आपको दे रखा 12 ओम दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 ओम। कैसे ज्ञात करोगे, 1/12 दे रखा है, एक का दे रखा है 18 ओम और दूसरे का आपको ज्ञात करना है। सोल्व करोगे, R2 बराबर 1/12 माइनस 1/18, एलसीएम लोगे इसके, एलसीएम आएगा 36, तो करोगे 3 माइनस 2/36 कितना आ जाएगा, 1/36, 1/36 क्या आया, 1/R2, 1/36, R2 आपका कितना आ जाएगा, 36 ओम आ जाएगा, 36 ओम। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समांतर क्रम संयोजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि किसी चालक की लंबाई आधी, क्या करते हैं, लंबाई आधी कर दी उसकी और त्रिज्या दुगुनी कर दी, त्रिज्या दुगुनी करने पर उस तार का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पूछा आपसे, प्रतिरोध पूछा गया है। तो प्रतिरोध कैसे निकालते हो आप, R बराबर रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। एक एल क्या है, लंबाई है, रो क्या है आपका, क्या है, प्रतिरोधकता है, रो क्या है, प्रतिरोधकता, ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को किसे लिखते हैं आप, पाई आर स्क्वायर से। अब देखो, अब आपको क्या है, लंबाई, लंबाई कितनी कर दी, L/2 कर दी, प्रारंभिक लंबाई की आधी कर दी। त्रिज्या, त्रिज्या उसने कितनी कर दी, दुगुनी कर दी, R डेस कितने आ जाएगी, 2R। तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई 2R का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, मतलब कि कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 4A, एरिया कितना आ जाएगा 4A। अब उस सूत्र में मान रख दो, हमारा R डेस कितना आ जाएगा, रो L डेस अपॉन A डेस, मान रख दो क्योंकि रो का मान समान रहता है, एक तार चालक तार है। तो L/2 लंबाई गुणा ये है 4A, तो क्या आ जाएगा, R डेस बराबर रो L/8A, R डेस कितना आ जाएगा, R/8, कितना आ जाएगा, R/8। प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 8वां भाग, प्रारंभिक का 8वां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, ओम का नियम किन के लिए सत्य है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ओम का नियम जो धातु चालक होते हैं उनके लिए कम ताप के लिए क्या है, टेम्परेचर कम होना चाहिए उस तक सत्य है, अधिक टेम्परेचर के लिए नहीं है। तो क्या धातु चालकों के कम ताप पर ये क्या है, संभव है, अन्यथा ये असंभव हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे लिखते हो, ओम इंटू मीटर, क्या लिखते हो, ओम गुणा मीटर, याद रखना ओम गुणा मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आप देखो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का होता है, ओम बटे मीटर तो कोई होता ही नहीं है। और ये देखना किसका होता है,
तो इसका सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी तार की लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, यदि तार की लंबाई को आधा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना करने पर तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? तार की प्रतिरोधकता पूछी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज पूछी है आपसे। हम ज्ञात करते हैं R बराबर रो L बट्टा A, पीछे क्वेश्चन आया था, हमने लिखा था रो क्या होती है, ये होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ये होती है प्रतिरोधकता होती है। तो देखो L लंबाई हो गई और A आपका क्षेत्रफल हो गया। इस उत्तर में आपसे पूछा है प्रतिरोधकता क्या होगी तार की, क्योंकि तार तो एक ही पदार्थ का बना हुआ है तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर अलग अलग तार होते हैं तब उनकी प्रतिरोधकता अलग अलग हो जाती है। लेकिन क्या है, एक ही तार है, उसकी लंबाई को आधा कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर रहे हैं, तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होने वाली है। तो चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ ये होगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा प्रतिरोध, क्या होगा, चेंज क्या होगा, प्रतिरोध होगा, न कि प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है, और आपको सब कंफ्यूज करने के लिए ए बी और डी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी क्योंकि तार है वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, उसकी ही लंबाई क्या कर रहे हैं, दुगुनी कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि दो समान आकार के तारों की प्रतिरोधकता रो1 व रो2 है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसकी तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी? आपको तुल्य प्रतिरोधकता रो पूछा है, ये क्या होने वाली है? तो आप कैसे लिखते हो, आर रो के क्या है, ये समानुपाती होता है, लिखते हो ना आर बराबर रो एल बट्टा ए, जोड़ोगे आप श्रेणी क्रम में, आर बराबर R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट है। तो R1 देखो, R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो आप, कैसे लिखोगे, रो L बट्टा ए, R1 कितना आ जाएगा, R1 और R2 रो 1 L बट्टा ए और रो 2 L बट्टा ए, दोनों तरफ ये है, तो रो आ जाएगा आपका रो 1 प्लस रो 2, सीधा ही जुड़ जाएगा, प्रतिरोधकता सीधी जुड़ जाएगी, जिस प्रकार हम क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य पूछा है। हम क्या लिखते हैं, विभवांतर कैसे लिखते हो, विभवांतर की क्या परिभाषा होती है कि एक आवेश है अनंत से लेकर आए किसमें, विद्युत क्षेत्र में, तो क्या विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य और बट्टे आवेश। आपसे पूछा कार्य, आपसे कार्य पूछा है, जिसे W से निरूपित करते हैं विभवांतर V इंटू क्यू। V दे रखा आपको 5 वोल्ट और Q दे रखा आपको 2 कूलाम, तो कितना आ जाएगा, 10 जूल, 10 जूल, या इसका दूसरा आपका जाएगा वोल्ट इंटू कूलाम, क्या जाएगा, वोल्ट इंटू कूलाम, दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू कूलाम आ जाएगा, या 10 जूल, क्या दे रखा आपको, जूल में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वोल्ट इंटू कूलाम भी आ सकता है। चित्र में 2 भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्र, मतलब कि क्या दे रखे हैं, VI वक्र, विभव और करंट के बीच में क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए सही होने वाला है? देखो कौन सा कथन सही होने वाला है इसके लिए, इसके लिए आप इसकी ढाल ज्ञात करोगे, क्या करोगे, ढाल ज्ञात करोगे, इनकी ढाल ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा, हम क्या लिखते हैं, आर ओम का नियम क्या है, V बट्टे आई तो होता है R बराबर V बट्टे आई, R बराबर V। देखो T1 के लिए निकालोगे, किसके लिए, T1 ताप के लिए, आप क्या R1 लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ से हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका डेल V बट्टे डेल आई,
V का मान ज़्यादा है इसके लिए, V का मान ज़्यादा तो R1 का मान ज़्यादा, V का मान डेल V का मान ज़्यादा तो R1 का मान भी ज़्यादा, और R2 क्या आ जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, डेल V बटा डेल I2 लिख दो, इसका 1 लिखो, क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए डेल V में I का भाग रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम होगा, ये R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके लिए पूछा है, क्या पूछा है कि कौन से कथन सत्य है R1 व R2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T1 का मान T2 से ज़्यादा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार R1 और R2 में भी संबंध पूछ सकता आपसे, तो R1 का मान भी ज़्यादा होगा, R1 ग्रेटर देन R2 होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है निम्न में से कौन सा गणित शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। गणित शिक्षक का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए भाई, इसमें धैर्य वाला होना चाहिए, सही बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, रटने पर बल देने वाला नहीं होना चाहिए, रटन विद्या गणित में नहीं चलती भाई गणित शिक्षक के लिए। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि गणित विषय पर अधिकार भी होना वाला चाहिए, धैर्य ये सब चाहिए, सी इसका राइट आंसर है। अपने वाले कितने हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सर करवाएंगे, ठीक है सर। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज का जो टेस्ट था ग्रेड 3 का टास्क आधारित, उसका जो टॉपिक था अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उसके अंदर अपने क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके आता है केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन, आपके 119-20 ये फिजिक्स के चल रहे हैं अभी, ये आ गया आपके केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, कौन सा, 124 नंबर, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आपको भाई ये पता है, मोमबत्ती जब जलेगी तो इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। मोमबत्ती जब जलेगी तो इसके अंदर दो प्रोसेस होंगे, एक तो मोम का पिघलना, एक तो होगा मोम का पिघलना, ठीक है, और दूसरा होगा जलना। तो ये मोम का पिघलना तो कौन सा है, फिजिकल, और जलना है वो कौन सा है, केमिकल। दोनों साथ साथ होते हैं, और दोनों साथ साथ होंगे तो ए और बी दोनों इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना तो आपको हमेशा याद रखना है कौन से होंगे, बोथ, दोनों होंगे, ठीक है, केमिकल भी होगा और कौन सा होगा, फिजिकल भी होगा। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल चेंज का उदाहरण आपको बताना है, तो कौन सा, तारों का टिमटिमाना, सब्जियों का पकना, फलों का काटना और पानी का उबालना। तो आपको मैंने ये बताया था, काटना, उबालना, उबालना क्या है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी ये लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में, तो कोई इसके अंदर केमिकल चेंज नहीं हो रहा, क्या है ये, भौतिक, तो ये भी भौतिक है। काटना, काटने से आप साइज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटे टुकड़े कर सकते हैं आप, तो ये भी क्या है, फिजिकल है। इसके बाद टिमटिमाना, इसके अंदर भी क्या है, भौतिक है। लेकिन पकना, पकने में क्या होगा, केमिकल चेंज, और इसका मतलब ये सब्जियों का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स आपको पूछ रहा है। पहला, लोह धातु का पिघलना, तो बात आ गई पिघलना, तो आपको क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है, इसका मतलब पिघलना, तो पिघलना, जमना और वाष्पन होना, संघनन होना, ये सभी के सभी किस में है,
सभी के सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला, लोहे पर जंग लगना। जंग लगना का मतलब कोई ना कोई कंपाउंड बन गया, तो कंपाउंड बन गया तो ये कौन से चेंजेज हैं? केमिकल चेंजेज हैं। इसके बाद एक लोहे छड़ को मोड़ना, तो मोड़ दिया उसको, तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज है। ये भी कैसा है? फिजिकल है। ठीक है। लोह धातु का एक तार खींचना, तो ये भी क्या है? एक फिजिकल है। तो केमिकल चेंज यहाँ है, इन तीन में फिजिकल है। आपको पूछ रहा है फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, तो ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? कौन से रासायनिक परिवर्तन है, तो इसकी बात अपने को करनी है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? तो देखो, लकड़ी का क्षरण, लकड़ी का दहन और लकड़ी का चीरना। ठीक है। तो आप चीरना का मतलब है वही टुकड़े करना। टुकड़े करना है, इसका मतलब इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। दहन का मतलब लकड़ी का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको बोलेंगे केमिकल। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल। और इसके अंदर क्षरण का मतलब है लकड़ी का गलना या फिर उससे खराब हो जाना, तो वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। वो भी क्या है? केमिकल चेंज। तो पहला और दूसरा दो ऑप्शन इसके हैं जो केमिकल चेंज के हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है ये बताना आपको। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, शक्कर का पानी में विलय होना, घुलना, पानी में विलय होना। तो कोई कंपाउंड नहीं बना, केवल घुला है। घुला है इसका मतलब आप क्या बोलोगे? मिश्रण बना है, और मिश्रण बना है इसका मतलब ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन, तो आपको ये सारे वर्ड बताए हुए हैं, घुलना, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, तो ये भी क्या है? अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन कहीं भी होगा तो वो फिजिकल होगा। अवस्था परिवर्तन कहीं भी होगा वो क्या होगा? फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। कोयले का दहन, जलना, तो जलना, तो ये क्या है? ये केमिकल है। ठीक है। लोहे का चुंबक बनना, तो लोहे का चुंबक बनना बताओ क्या है? भौतिक है, कोई चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ये भी क्या है? फिजिकल है। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक कौन सा है? तो ये तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपको देखना है, जल का नमक में विलय होना, जल का नमक में विलय होना, जल का नमक में विलय होना। ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि पानी में नमक का विलय होना। बात तो एक ही है, घोलने से रिलेटेड है, और घोलने से रिलेटेड है इसका मतलब भौतिक है। अगला है, जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना। क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, बस लैंग्वेज को चेंज किया है, पानी को वाष्प में बदला है, मतलब द्रव से किस में गया? वाष्प में। इसका मतलब ये भी क्या है? फिजिकल। ये भी क्या है? फिजिकल। अगला, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, मतलब ये भी पिघलने से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है? फिजिकल है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन का मतलब वही जलाने से रिलेटेड है, दहन का नाम आ गया, मतलब केमिकल। आपको पूछ रहा है फिजिकल चेंज नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, सेम वही नहीं वाली बात को ध्यान में रखना है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये फिजिकल है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ठीक है, ये भी फिजिकल है। पदार्थों का किण्वन, किण्वन कहीं भी आएगा या फिर पाचन आएगा तो केमिकल चेंज हो गया, तो ये भी क्या है? केमिकल। ये दोनों कौन से हो गए? फिजिकल। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, तो ये भी फिजिकल है।
तो फिजिकल चेंज नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? कौन से में, कौन से के अंदर सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, ये बताना है। तो देखो, जल में लवण का घुलना फिजिकल चेंज है, भोजन का पाचन केमिकल है, कागज के टुकड़े टुकड़े करना मतलब फिजिकल, फाड़ दिया, टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। तो इसमें सारे रासायनिक नहीं है, 2 फिजिकल है, 1 केमिकल है। भोजन को पकाना तो केमिकल हो गया, पानी को उबालना फिजिकल हो गया, जल में पानी को घोलना तो ये भी फिजिकल हो गया, ये भी क्या हो गया? फिजिकल, ये भी, ये केमिकल। तो ये इस तरह से करना है। अगला, लोहे पर, लोहे को जंग लगना तो ये केमिकल चेंज है, कागज का जलना ये भी क्या है? केमिकल चेंज है, और भोजन का पाचन ये भी क्या है? केमिकल चेंज। ये तीनों कौन से हैं? केमिकल चेंज। आपको केमिकल चेंज ही पूछना है तो यही आंसर होगा। पानी का उबालना तो फिजिकल, कांच का तोड़ना फिजिकल, लोहे पर जंग लगना केमिकल। तो आपको ये तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो आप देखो, बल्ब का प्रकाशित होना, घी का पिघलना, सीधा सीधा ये तो दिख रहा है, कौन सा है? फिजिकल, पिघलना। पानी का वाष्प में बदलना तो भौतिक परिवर्तन है, क्यों? क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन होता है। चूने के पानी का दूधिया होना ये भी फिजिकल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रासायनिक। तो ये आंसर हो जाएगा। चूने का पानी क्या है? तो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर आप CO2 गैस पास करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा पानी के अंदर। ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं घुलता, और नहीं घुलता इसलिए ये घुलता नहीं है, इसलिए इसका दूधिया रंग हो जाता है, मिल्की कलर आपको दिखाई देता है। तो इस बात को भी याद रखना है। तो यहां पर नया कंपाउंड बना, नया कंपाउंड बना, तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो देखो, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, ठीक है। अगला, ये पिघलना, दूध का खट्टापन, तो पिघलना फिजिकल चेंज है, और ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, सोडियम क्लोराइड तो बना हुआ है लेकिन उसको आपको क्या करना है? सॉलिड के रूप में इकट्ठा करना है, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अगला, दूध का खट्टापन, इसका मतलब दूध का खट्टापन तो नया पदार्थ बन गया इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? केमिकल चेंज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो 1 और 2 नहीं है, और 1 2 3 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 3। केमिकल चेंज पूछ रहा है, केमिकल चेंज पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।